इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे भाग 3, जिसमें हम औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन हमारे वन क्षेत्र पर चाहे हमारे देश पर किस तरह कब्जे किए और चरवाहों का जीवन कैसे उनसे दिक्कत में उनको हुआ, मतलब चरवाहों को कैसे परेशानी हुई, उनके जीवनी में कैसे गतिविधि ये लोग करते थे औपनिवेशिक शासन वाले। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरवाहट सिमट गए, जितने भी उनका चरागाह था वो सब सिमट गया, क्योंकि उन लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इधर उधर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उनमें भी वृद्धि हो गया। जो उनसे लगान कर लिया जाता था उसको भी बढ़ा दिया गया। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर जितना भी उनका हुनर था, यहाँ पर हुनरों का मतलब होता है हुनर, मतलब उनके पास क्या काम करने के लिए हाथ का कला था, हस्तकला। तो उनके पास क्या हुनर थी, क्या उनके पास कला था जो अपना बनाते थे, तो उनके हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। जैसे में वो लोग इधर से उधर जा नहीं सकते थे, खेती वो लोग अच्छा करते थे, तो ये हुनर उनके पास था, खेती का पेशा उनके पास था, वो खत्म हो गया। और वो लोग कम्बल बनाते थे और चादर बनाते थे, बेडशीट बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, तो ये सब भी उन लोगों से छीन लिया गया क्योंकि ये भी हुनर उनके पास था। आइए देखें कि अब कैसे और क्यों हुआ। अब देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। स्रोत ग H.S. बिगसन, वन उप संरक्षण दार्जिलिंग ने 1913 में लिखा। दार्जिलिंग से 1913 में लिखा था, चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पादन होगा। जितने भी मुख्य जंगल होते थे, आरक्षित जंगल होते थे, वहां से नहीं आप ईंधन ले सकते थे, ना जलावन की लकड़ी, और ना ही आप वहां से चरवाहों के लिए वहां पर गाय भैंस चरा सकते थे। पहली बात, अंग्रेज सरकार चरवाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहता था कि वो चाहता था कि इनको खेती बाड़ी में यहीं पर लगा दो। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। किसके? औपनिवेशिक सरकार के, औपनिवेशिक शासन के। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। जितना खेती उतना ही सरकार के खाते में पैसा आएगा, गिरेगा। इतना ही नहीं, इससे जूट, जिसको बोलते थे पटसन, जिस तरह हम गेहूं का रोटी बनाते हैं उस समय पटसन का बनता था। पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। उधर के लोग बहुत ज्यादा खाते थे ये सब। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। मतलब समझो, अंग्रेजों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में आता ही नहीं था। मतलब वो हर जमीन पर खेती करना चाहते थे। बाकी समझते थे कि भाई जंगल फंगल क्या है यार, हटाओ उसको, हम तो खाली खेती करेंगे। उससे न तो लगान मिलता था, कि जंगलों से नहीं लगान मिलता था, न ही प्रति जमीन से मिलता था, और न ही उपज हो पाती थी। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे कि प्रति भूमि को किस तरह खेती लायक बनाया जा सकता है। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। मतलब जितने भी गैर खेतीहर जमीन थी उसको अपने कब्जे में लेकर, अपने संरक्षण में लेकर कुछ चुनिंदे लोगों को उनको देना चालू कर दिया। इन लोगों को कई तरह की रियासतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया कि वो वहां पर खेती करें। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया और कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया।
इसी तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी और बहुत जरा जमीन जो था वो चरवाहों का था, बाकी किसी का नहीं था, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किए करते थे। चरवाहे उसका इस्तेमाल करते थे अपने पशुओं को चारा खिलाने में। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे, जितने भी चरागाह थे वो कम होने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी और बहुत ज्यादा समस्या उनको पैदा हुई। इसकी वजह से बहुत सारे जानवर भी मारे गए। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किया जाने लगा था। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। जहां पर देवदार और साल का वृक्ष होता था उस जगह को क्या कर दिया गया, आरक्षित घोषित कर दिया गया। मतलब वहां से कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेगी सरकार करेगी। इन जंगलों में चरवाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई, वहां पर जा भी नहीं सकते। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। और देखो, आरक्षित जंगलों में जाने आने की घूमने की आजादी कुछ तो थी, लेकिन परंपरागत अधिकार के तौर पे, लेकिन उनमें भी बहुत सारी खामियां, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी बंदिशें उन पे थोप दी गई, लाद दी गई थी। जैसे में आप पटना का जो जंगल देख सकते हैं, पटना चिड़ियाघर, तो पटना चिड़ियाघर में भी बहुत लंबे लंबे वृक्ष हैं, तो उसको भी संरक्षित कर दिया गया था, इसलिए आज वो बचा हुआ है। नहीं तो पटना इतना तेजी से कट रहा था, पटना में जाकर देखोगे तो खाली घरे घर दिखेगा, वृक्ष कहाँ दिखता है, बहुत कम दिखता है। वही चौक चौराहा पर जो बना दिया है सब पुल के नीचे, वही बचल है। बाढ़ आता है तो आधा पटना इसी तरह दहा जाता है। गंगा नदी का जब पानी चढ़ता है तो ऊपर। और चिड़ियाघर इसलिए इलाहाबाद में भी है, प्रयागराज में भी है। जंगल उधर इसलिए है क्योंकि उधर उन जंगलों को सुरक्षित आरक्षित किया गया था। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि, अंग्रेजी शासकों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की पेड़ के कोपले होते हैं, उसी से आगे पेड़ बढ़ता है, कोपले नष्ट हो जाते हैं। उनकी राय में चरवाहों के झुंड, उनका रेवर छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं। पौधों को कुचल कर कोपल को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है, नया पेड़ हो नहीं पाता है वहां पे। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। जंगल के कानूनों ने जंगल के चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का काम करते थे। वो जंगल, उसको रोक दिया गया। परंपरागत अधिकार, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार, उसी को बोलते हैं परंपरागत अधिकार। हमारे परंपरा से मिला है, तो हम वहां पर चराने जाते थे, इसलिए हमको चराने जाने दिया जा रहा था, नहीं तो नहीं जाने देता सब ना। बहुमूल्य चारे का स्रोत था कुछ एरिया, उसको भी सुरक्षित आरक्षित घोषित कर दिया गया। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। परमिट मतलब एक आई कार्ड लगता था, पहले आई कार्ड नहीं, एक कागज का बनता था, तो उनको परमिट लेना पड़ता था जंगल में जाने के लिए, जहां पर छूट थी। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी, इतना में जाना है और इतना में आपको वापस आ जाना है, और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही हो चाहे नहीं हो, घास कितना भी क्यों ना हो, और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिट के अधीन था। परमिट पर लिखा रहेगा इतना दिन तो इतना दिन, जैसे में आप समझ लो वीजा।
आप किसी भी देश में जाते हो तो आपको वीजा साइन करवाना पड़ता है। तो वीजा में रहता है क्या कि आपको इतना दिन के लिए इस देश में छोड़ा जा रहा है, इससे ज्यादा आप वहां पर नहीं रुक सकते। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेगा, और परमिट पर यह डेट भी लिख दिया जाता था कि उनका परमिट कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के लिए रहेगा। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। यह सब उनकी रीति थी, अंग्रेजों का अत्याचार था। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे, एकदम शक की नजर से, क्या करने आया है इधर, ऐसे करके वो देखते थे। उनको लगता था कि डाकू लुटेरा भगारा है सब ये सब। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों और अपने रेवर के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। मतलब जो हर साल बदलाव के समय में चलता था, वो जाते थे आते थे तो वहां का मौसम में बदलाव होता था, वैसे रिहाइश बदलाव लेने वाले चरवाहों पर भी वो शक के नजर से देखते थे। ऐसे इधर के अंग्रेजी शासक के गोरे लोग, छोटे लोग थे कि वो लोग हिंदुस्तान के लोगों को कैसे देखते थे, शक की नजर से देखते थे। इसीलिए बाद में थूथुर फोड़ दिया सब मार के, जितना भी उधर का जंगलों का लोग था मार के थूथुर फोड़ दिया था सारा अंग्रेज लोगों का। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। उनका जितना भी इलाका है, जो भी खेत है, उस पर उनका अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रण करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो, क्योंकि उन पर नियंत्रण हो सकता है जो एक जगह रुक कर काम करते होंगे। नहीं तो जो बार बार घूमेंगे उनको तो गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा। इधर से गिन के गए तो दूसरी तरफ मिलेंगे, हाँ भाई इधर भी हैं। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। किन लोगों को? ये जो उनके मतलब नियंत्रण में आकर वो एक जगह पर रुक कर खेती करते थे। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। जितने भी घुमंतु लोग थे उनको अपराधी, मुजरिम माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया कि ये कुछ समुदाय है जो हमेशा अपराधी ही रहेंगे। ऐसे समुदाय में उनको चुन लिया गया था, सूचित कर दिया गया था कि ये सब अपराधी है, बात मत करो, अरेस्ट करो। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। जैसे में उनको कुदरती अपराधी तो ठीक है, जो बच्चा जन्म लेता था वह भी अपराधी होता था, तो जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। इस कानून के लागू हो जाते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया, और ऐसे समुदाय को कुछ कुछ जगहों पर, चाहे गांव हो गया, बस्ती हो गया, वहां पर बसने के लिए इनको हुक्म दिया जाता था कि तुम यहीं पर बसो। उनके बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बिना परमिट के आप आ जा नहीं सकते हैं। गरमिया पुलिस जितने भी थे, गरमिया पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी, और वहां पे जो ग्रामीण पुलिस थी वो उन पर हमेशा नजर रखती थी। ए तेरी के जाओगे किधर, हम हैं इधर, तुम जाओगे किधर, तो ऐसे वो नजर रखते थे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ाऊं, हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए ही पढ़ाऊं। हमारा मकसद ये है कि आप इसके पढ़कर आप अपने यूपीएससी, आईएससी क्लियर कर सकते हैं, देश के भलाई के लिए आप काम कर सकते हैं, इन सारे नॉलेजों को, जानकारियों को हासिल करके। 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि
बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग एवं कृषि प्रौद्योगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चरवाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई है। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवर रखने में मुश्किल पैदा हो रही है। इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है, उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। किनके? जितने भी घुमंतू खेती करने वाले हैं, बस्ती वाले, चाहे जितने भी चारागाह लोग होते हैं, उनकी खेती और उनकी आमदनी दोनों गिरते चला गया। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल कर संभव रास्ता अपनाया। मतलब लगान जितने भी कर थे उसको वसूल करने के लिए बहुत ही आसान संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त मतलब खरीद बिक्री की चीजों पर, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया कि हम पानी पर, नहर के पानी पर, जमीन पर, नमक पे, खरीद बिक्री पर, सारे चीज जो है मवेशियों को चराने पे, चाहे वो मवेशी जो रखते हैं उनको भी कर चुकाना पड़ेगा। चरवाहों से चारागाहों में, मतलब चरवाहा कहा जो चराने वाले, और चरागाहों कहा जहां पर चराते हैं। चरवाहों और चारागाहों दो शब्द है यहाँ पे। तो चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। हर जानवर पर टैक्स वसूलना चालू हो गया और उन लोगों के पास तो लाखों जानवर हुआ करते थे। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में, जितने भी घास फूस वाले इलाके थे, वहां पे 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स वसूल किया जा रहा था। उसको बोलते थे चरवाही टैक्स। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई। बहुत तेजी से उनकी कर को बढ़ाते चला गया जो मवेशी कर था, मवेशी टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होते गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बकाया बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया गया। जितने भी ठेकेदार थे उनको सौंप दिया गया। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल कर सकते हैं। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से, जितने भी सरकार के अफसर थे उनके माध्यम से सीधे चरागाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। तो ठेकेदारों को हटा दिया। लास्ट में 1980 में ये लोग खुद से जाकर अपने अफसर को भेजकर वहां से कर वसूलना चालू कर दिया। हर एक चरागाहों को एक पास जारी कर दिया गया। मतलब एक पास दिया जाता था। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को यह पास दिखाना पड़ता था। पास दिखाकर अपने टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनके कितने टैक्स चुकाए हैं, मतलब वो लोग कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर लिया जाता था। मतलब आज के भी वैसे ही चलता है। आज कंप्यूटराइज है, उस समय कागज पर चलता था। ठीक है, ये देखो क्रियाकलाप। कल्पना कीजिए कि आप 19वीं सदी के आखिरी सालों यानी 1990 के आसपास रहे हैं। आप घुमंतू चरवाहों या कारीगरों के एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आपको पता चलता है कि सरकार ने आपके समुदायों को अपराधी समुदाय घोषित कर दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि आप सोचोगे कि हमें नहीं किया है। अपने पूर्वजों से पूछो, दादा परदादा से, उनको मालूम होगा। संक्षेप में बताइए कि यह जानकर आपको कैसा महसूस होता है और आप क्या करते हैं अगर वहां पर होते तो। स्थानीय कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर बताइए कि आपकी नजर में यह कानून किस तरह अन्यायपूर्ण है और इसे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेंगे। मतलब कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। पत्र लिख कर ये नहीं कि भेज दो आप कलेक्टर ऑफिस में,
उसको अपने पास ही रख लेना है, नहीं तो कलेक्टर ऑफिस में जाएगा तो हंसेगा, सब हंसी का पात्र हो जाइएगा। अगले भाग में पढ़ेंगे हम लोग इन बदलावों ने चरागाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। भाग 4 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ भी कमेंट करना हो, चाहे आपको समझ में नहीं आया हो, चाहे आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा।